बहुत स्वागत है आपका कुलदीप जी। नमस्कार आपको जी। केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं, केदारनाथ से देहरादून और देहरादून से दिल्ली तक एक नाम बड़ा चर्चा में सुनाई दे रहा है कुलदीप सिंह रावत का। क्या वजह है कि इस नाम ने एकदम से गर्मी पैदा कर दी है ठंडे मौसम में? ये तो हमें पता नहीं, चुनावी सीजन है, जल्द होता ही है। सबका एक चर्चा में है कि भाई जो इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारी है, इसीलिए हो सकता है, कोई ऐसा तो है नहीं। नहीं, कुछ और ऐसा है जो आपकी आंखें तो बोल रही हैं लेकिन जुबान चुप है आपकी। नहीं राठौर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल सी बात, हमारे लिए चुनाव है, ठीक है, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना साथ देंगे, जो पार्टी का निर्देश होगा वो करेंगे। चलिए कुलदीप जी, चुनाव पे थोड़ी देर में आते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि कुलदीप सिंह रावत राजनीति और बिजनेस से पहले क्या थे और कैसे यहाँ तक पहुँच पाए? राजनीति और बिजनेस, राजनीति में अब भी नहीं हूँ मैं, अब भी समाज सेवक ही हूँ। राजधर्म तो मैंने ये समाज सेवा को बड़े स्तर पे करने के लिए अपनाया है कि आज जो मैं कर रहा हूँ, जनता मुझसे उससे ज़्यादा उम्मीद कर रही है कि मैं कुछ बड़े स्तर पे करूँ। इसलिए जो हमने राजधर्म अपनाया है कि हम बड़े स्तर पे राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ के और रूलिंग पार्टी से जुड़ के बड़ा काम करेंगे, जिससे ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो सके, हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, वहाँ पर पर्याप्त रोजगार हो सके। उसी प्रयास के लिए हमने जो है राष्ट्रीय पार्टी ज्वाइन की है और वही काम बड़े स्तर पर करना चाहते हैं। मेरा जीवन तो एक खुली किताब है, हर कोई जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है। गरीबी से शुरुआत की है, बहुत संघर्ष करना पड़ा इस बीच गरीबी से निकलने के लिए। थोड़ा स्थिति ठीक हुई है, जैसे जैसे टाइम बदलता गया हम भी मजबूत होते गए। और केदार घाटी का मुझ पर जो एक कर्जा था बुरे वक्त में, उसी घाटी में मुझे सहारा मिला, उसी घाटी में रोजगार मिला है। आज उसी कर्जे को चुकाने के लिए हम वहाँ पे जो है कई सालों से काम कर रहे हैं। कुलदीप जी, अभी आपने कहा कि बहुत निचले स्तर से, गरीबी के स्तर से आप ऊपर तक आए। जी, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? शुरुआत तो बचपन तो बढ़िया शुरुआत थी। पापा जॉली, अचानक पापा की डेथ के बाद तो होता ही है कि हम लोग उस टाइम नए आर से आए थे देहरादून में, ठीक से सेटल नहीं हो पाए थे, तो कई परेशानियाँ आई उस टाइम पे। तो इतना है कि मुझे एक अच्छा फ्यूचर होने के बाद, कि मैं उस टाइम नेशनल 88 में नेशनल प्लेयर, एक मार्शल आर्ट्स से जो है ब्लैक बेल्ट ली थी मैंने। अच्छा। और एक अच्छे भविष्य के सपना देख रहा था, स्पोर्ट्स में अच्छा था, लेकिन अचानक जो है कुछ जिम्मेदारी आ गई, जिससे मुझे धीरे धीरे जो है जिम्मेदारी उठानी पड़ी, घर छोड़ना पड़ा और अपने रोजगार की तलाश में कई साल तक भटकना पड़ा। तो उस टाइम पे मैंने जो है केदारनाथ के बारे में काफ़ी सुना था, तो मैं भी चले गया गौरीकुंड। उम्र भी कोई इतनी नहीं थी, कोई काम तो ऐसे मिला नहीं वहाँ पे, लेकिन हाँ वहाँ पे बहुत लोगों ने बधाई हुई। वहाँ पे जो है खच्चर चलाने में अच्छा पैसा मिल जाता है तब के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम ही 400-500 रुपया, जबकि वहाँ पे आज के हिसाब से बहुत बड़ी रकम नहीं थी, वो खच्चर चलाना पर डे का मिल जाता था। तो मैंने भी चलो ट्राई, एक हमारे वहाँ पर उस टाइम मित्र हुआ करते थे, आज नहीं हूँ, तो उनका स्वर्गवास हो गया, टीकाराम जी गोस्वामी, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा भाई आप कर सकते हो तो ठीक है। तो एक महीना मैंने पूरा जो है वहाँ पे उनके खच्चर जो है पकड़ के ले जाने थे, केदारनाथ तक वापस ले आने थे। वो किया, फिर धीरे धीरे काम बदलते गए। फिर मैं टीवी का मैकेनिक बन गया, साथ में मैंने मार्शल आर्ट के कैंप लगाए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग थी स्कूलों में बच्चों में, वो देना भी शुरू किया। समय बदलता गया। कुछ टाइम बाद जो है जवाहर नवोदय विद्यालय जागधार, वहाँ से एक डिमांड आई कि हमें कोच की ज़रूरत है, तो मैं चले गया। फिर मेरा जो है काफ़ी टाइम अलग अलग विद्यालय में कटा वहाँ से, क्योंकि अच्छा था मेरा खेल में, वो विद्यालय काफ़ी यूज़फुल था उस टाइम पे, कि और गेम में ठीक था मेरा, दिक्कत नहीं हुई है। तो 2007 तक यही करता रहा। फिर 2007 में मैंने अपना रियल इस्टेट बिजनेस में हाथ डाला, तो शुरू किया। ईमानदारी से हमारा काम रहा, तो अच्छा चला काम, ठीक ठाक पैसा आ गया, तो हमने चलो अपनी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं। अब जो बचा हुआ था उसे हमने ये सोचा, अब दो तरीके खर्च करने, या तो मैं अपना मौज मस्ती अय्याशी करूँ, या फिर इसका सदुपयोग करके मैं कुछ लोगों को भला करूँ। तो मैंने वो दूसरा रास्ता चुना। कुलदीप समाज जी, सेवा। यहाँ मैं एक चीज़ के लिए रोकूंगा आपको। जी। आपने बहुत आसान शब्दों में
वो जो 23 साल की कहानी थी वो आपने बयान कर दी कि आपने केदारनाथ में खच्चर तक चलाए हैं, उसके बाद में अलग अलग काम बदले हैं, और बहुत आसानी से आपने ये बात कह दी मुस्कुराते हुए। लेकिन इसके पीछे का मर्म जो है वो ज़रूर समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको देख रहे हैं। नहीं, बुरा वक्त कोई इतना बुरा नहीं होता, वो तो जीने की ट्रेनिंग होती है, हमें मजबूत करता हो। क्योंकि एक टाइम जो वक्त हम झेल लेते हैं बहुत बुरा वक्त, उसके बाद जो है आने वाले समय में कभी परेशानी आई तो वो बहुत आसान लगती है, कोई इतना बड़ी नहीं होता है, मजबूत करता हमें। हमें उस वक्त से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा बुरा समय तो समय अच्छा बुरा आता जाता रहता है, और मैं कभी इन चीज़ों से घबराया नहीं। पहली कमाई क्या थी आपकी वहाँ पर? पहली कमाई अपना ही जेब खर्चा था साहब। ये लोग, मैंने कोई हिसाब होता नहीं था कि मंथली तो कोई मतलब नहीं था, जितना हम मेहनत करें उतना मिलना था। मान लिया मैं 15 दिन में खच्चर लेके गया हूँ, तो 500 के हिसाब से 500-700 ढंग से मिल जाया करते थे। तो शुरुआत हुई थी, लेकिन हार्ड वर्क था। दूसरा वो है कि वो मेरा सपना नहीं था। अगर मैं मार्शल आर्ट गेम के बारे में तो लोग जानते नहीं थे, और तब मैंने इसमें जो है ट्रेनिंग शुरू की है। 4 साल ट्रेनिंग की है, लैंग्वेज कोर्स किया है, चाइनीज़ जापानीज़ कोर्स किया था इसमें। अच्छा। तो एक बड़े सपने साथ किया था, लेकिन अचानक समय बदलता है, हमारा भी बदला है। तो अच्छा बुरा वक्त उसके साथ ही जो है, फिर मैं मजबूर हो गया इन कामों के लिए, कि मैंने वो तब भी नहीं छोड़ा। उसके लिए मैं तरीका दूसरा अपनाया कि स्कूलों में जो है बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना। तो फिजिकल एक्सरसाइज इनको कराया करता था, ये वो बेसिक जो कोर्स होता है वो कराया करता कुछ टाइम पे, तो चलता रहा। मुझे अक्सर लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हमें रोज़गार में दिक्कत नहीं आती, खासकर केदारनाथ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं। कहीं मुझे श्रीनगर में कुछ खेलने वाले लड़के मिलते हैं, क्रिकेट खेलने वाले और अलग-अलग खेलने वाले। तो वो कहते हैं कि हमें भी कोई दिक्कत नहीं होती, जब नाम आता है तो कुलदीप रावत का नाम आता है। जी अगर मैं बात केदारनाथ क्षेत्र की करूं, तो ये समझ में आता है कि केदारनाथ में आप जो ये सुविधाएं दे रहे हैं, इसके पीछे राजनीति कारण हो सकती है। जी श्रीनगर में इसका कारण समझ में नहीं आता, पहली बात। दूसरा ये कि आपने सिर्फ केदारनाथ या श्रीनगर या आसपास के क्षेत्र को ही पूरा अपना बना रखा है, या अपनी तरफ से आप हर उस क्षेत्र में मदद पहुंचाना चाहते हैं जहां तक आपके हाथ जा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरा जो सामाजिक कार्य का दायरा है हाँ। वो बड़ा है। क्योंकि अगर आप चैनल रिसोर्ट उस साइड पूछते हैं, वहाँ भी हमने काफ़ी काम किए हैं। ब्रह्मखाल से लेके बरकोट, नेटवार, मोरी, सांकरी, जहाँ भी कभी किसी ने मुझसे उम्मीद की है। इसमें जो हमारा जौनसार है, लाखा मंडल है, वहाँ के लोग मैं आज जानते हैं, मेरे सामाजिक कार्य के लिए जानते हैं। उसके बाद जो है टिहरी के कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ भी लोग मेरे सामाजिक कार्य में मुझे जानते हैं। चमोली कुछ क्षेत्र है, नागनर पोखरी है, वो है हमारा लोकल क्षेत्र पड़ता हो। तो ऊपर गुप्त तो लोग मेरे सामाजिक कार्य में मुझे जानते हैं कि भाई जब मैंने वहाँ पे कुछ किया तभी लोग जो इस चीज़ को लोगों को पता है। यही नहीं, यहाँ से बाहर अगर दिल्ली से मुझे कभी कोई फ़ोन आता है, कॉल बाजी, हम किसी मुसीबत में हम उनकी मदद करते हैं। चंडीगढ़ से कभी हमारे लोग वहाँ पे हैं, धार्मिक कार्य वहाँ पे होता है, गढ़वाल सभा है, वो लोग मुझसे उम्मीद करते तो वहाँ भी हमने कभी मना नहीं किया है। लुधियाना हो गया है, तो हमारा ऐसा कुछ नहीं है। हमारा ये है कि अपने लोगों के लिए कहीं भी वो काम करना है। तो ये जो टर्निंग पॉइंट आया आपकी कि आप पहले कभी खुद मदद की तलाश में थे, आज खुद मदद कर पा रहे हैं, वो टर्निंग पॉइंट क्या था जिसकी वजह से आप इस लायक हो पाए? क्योंकि जब मेरा टाइम ऐसा था, तो तब मेरी किसी ने मदद तो की थी, जो मैं एक ठीक-ठाक जगह तक पहुँचा हूँ। आज एक ये समझ लीजिए कि मैं, वो आदमी तो मेरे सामने नहीं है आज जिसने उस मदद की थी, लेकिन ये करके उस समय उसका एहसान थोड़ा कम कर सकूँ। तो कोई ऐसा वो नहीं है कि, क्योंकि 2 ही तरीका था साहब। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा ठीक-ठाक में बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं है, पर आता है पैसा भी, हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो मैं उसका मिसयूज़ करूँ, आज यहाँ टूर, कल वहाँ टूर, आज ये वो अनावश्यक जो अपना मौज-मस्ती ऐसे ख़त्म करूँ, हैं? और या फिर मैं जो है अपना जो सामाजिक कार्य करूँ, क्योंकि धर्म में विश्वास रखता हूँ। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है, इस जन्म का पुण्य हमारा उस जन्म में काम आता है। तो समझ लो कि अपने रास्ता बना रहा हूँ, और एक नाम भी होता है। मैं नाम करना 2 रास्ते हैं, तो बदनाम कमाओ या फिर अच्छा काम करके कमाओ। तो मेरे लिए वो सही लगा, हमारा संस्कार भी वही है, तो इसलिए हमने जो है वही रास्ता चुना है। मैं थोड़ा सा राजनीति पे आ जाता हूँ, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में, मैं जानना चाह रहा था आपकी स्ट्रगल पीरियड को, लेकिन वो इतना डिटेल में शायद आप नहीं बता पाए।
या मेरे सवालों में कोई कमी रह नहीं गई नहीं होगी? नहीं साहब, वो नॉर्मली मेरा सीधा सा लेकिन डिटेल्स, फिर अब मैं स्टेप बाय तो बहुत लंबा जाता हूँ ना, इतना काम होता है। लेकिन इतना मैं जरूर जानना चाहता हूं कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है, जी मैं अगर कुलदीप रावत को कुछ साल पहले पीछे ले चलूं, तो कभी कुलदीप रावत कांग्रेस को तीसरे नंबर पे धकेल देते हैं, कभी बीजेपी को तीसरे नंबर पे धकेल देते हैं, मगर आज वो खुद बीजेपी का हिस्सा है। बीजेपी उन्हें पहले नंबर पर लेकर आ रही है या बीजेपी उन्हें पीछे धकेलती हुई नजर आ रही है? क्या है साहब, मैंने तो कोई पॉलिटिक्स शुरू नहीं की थी, सच जो है ये तो सच है कि मैं बहुत पुराना हूँ बीजेपी जुड़ा हुआ, क्योंकि आज से 95 से अब समय, उस टाइम मैं हिंदू जाण मंच का एक सक्रिय सदस्य हुआ करता था। उसके बाद भी कहीं मैंने ये चीज़ पहले बताया था, लेकिन आज जो स्थिति है, तब जब मैंने ये शुरुआत की है, तब मैंने अपने सामाजिक कार्य में जो मेरे सहयोगी थे उनके कहने पे शुरुआत की थी कि भाई हम जो है इस काम को बड़े स्तर पर करने के लिए, या कुछ मेरे अपने काम रुके हुए थे उन कामों को आगे बढ़ाने के लिए हम जो है पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, सामाजिक कार्य साथ। धीरे धीरे परिस्थिति ऐसे आई कि हमने प्रयास भी किया, बहुत कम अंतर से हमारे उस टाइम हार हुई थी। तो मैंने कभी किसी पार्टी, मैं दोनों पार्टियों को सम्मान करता हूँ, बीजेपी कांग्रेस भी, क्योंकि आपने सुना होगा मैंने कभी भी अपने मेरे जो पॉलिटिकल मंच थे उनसे मैंने कभी किसी कैंडिडेट का नाम लेके विरोध नहीं किया है, कभी पार्टी का विरोध नहीं किया। हमने अपना बात, अपने विजन जनता के बीच में रखा था कि मैं इसलिए राजनीति करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, इसलिए मुझे राजनीति की जरूरत पड़ी है। मेरा कभी ये नहीं रहा कि यार ये पार्टी ऐसी है, उन पे आ रहे हो पत्थर हो, मेरा कभी ऐसा वो नहीं रहा। और आज भी शायद मेरा वही है, क्योंकि मुझे किसी पार्टी को शिकायत नहीं है। मैं बीजेपी मैंने ज्वाइन की है, आज मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं आज भी जो है अन्य पार्टी को जो है विरोधी हूँ। हम उनके काम का सम्मान करते हैं, अच्छे काम का सम्मान करते हैं, है ना। जो ने किया है उसके लिए हम जो है डिमांड रखते हैं, ये होना चाहिए। जो जनता की डिमांड है उस डिमांड को हम जो है आज कुछ कमियां हैं उनको हम सरकार के पास सीधा रखते हैं, भाई ये करना चाहिए। छोटे से कार्यकर्ता अगर मेरी बात सुनता है अच्छी बात है, ना भी सुने तो हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। पर वो कार्यकर्ता तो इस समय कुछ और चाह रहे हैं। कार्यकर्ता देखो क्या है साहब, अब ये तो स्वाभाविक है भाई, इन लोगों ने मेरा साथ दिया है 10 साल तक, 10 साल तो किसी मंच पे नहीं गए हैं। उनका एक उम्मीद थी कि कुलदीप रावत जो है कभी जीतेगा तो हमारे हित में काम करेगा, बहुत बड़ा विश्वास लोगों मुझ पर है, कम से कम केदार घाटी की जनता का, कि उनकी बहुत बड़ी उम्मीद मुझसे है, क्योंकि वो जानते हैं मैं राजनीति में कोई रोजगार के लिए नहीं आया हूँ। अक्सर जैसा हुआ है कि ज़्यादातर लोग जो है अपना रोजगार अपना बुढ़ापा सुधारने राजनीति में पहुँच जाते हैं। वह ठीक है, इस साल जीत गए तो अपना जो है देर में कोठी बना ली, अगली बार जीत गए बच्चे सिक्योर कर ले, प्लॉट खरीद ले, ये क्या कर ले, वो अपना रोजगार डाले। मेरा ऐसा नहीं था, मैं सक्षम हो के और अपना सारे काम कंप्लीट करके तब राजनीति में आया था, कि एक जो है जनहित भावना से मैं राजनीति में आया था कि मैं लोगों की जो है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर पाऊँ, ज़्यादा मदद कर पाऊँ और बड़े स्तर पर जो है अपने क्षेत्र का एक विकास कर पाऊँ। तो उस देश से आए, और वही आज भी मेरा है, उसे मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो इसलिए जो लोग मुझे समझ पाए हैं वो आज चाहते हैं कैसे भी जो है मैं इस टाइम पे उस पद तक पहुँचूँ, क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दूँ, की एक बड़ी शुरुआत करूँ। क्या लगता है कुलदीप जी, बीजेपी ने सर्वे जरूर किया होगा, जाहिर बात है, जी और आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक अच्छा खासा हुजूम है। जी तो जाहिर बात है जो हुजूम आपको नजर आ रहा है और लोगों को नजर आ रहा है वो बीजेपी को भी नजर आ रहा होगा। जी क्या लग रहा है कि बीजेपी का फैसला आपके पक्ष की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर कांटा लग रहा है वहां पर? जैसे सभी जो है आज सबको उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगा, जितने भी दावेदार हैं वही उम्मीद हमें भी है। हर किसी को एक बढ़ के होती है उम्मीद ही नहीं, विश्वास होता है कि मुझे भी मिलेगा, वही विश्वास मुझे भी है कि भाई उस तो ठीक है, पार्टी जो है हम उन पर विश्वास करेगी और ये इस टाइम पे केदारनाथ सीट निकाल के जिम्मेदारी मुझे देगी। तो देखते हैं पार्टी क्या और डिसीजन। अगर उम्मीद टूट गई तो? नहीं, इस बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव तो मेरे उसमें है ही नहीं ना। हमने तो हमेशा पॉजिटिव सोचा है। नहीं, पर तो राजनीति नेगेटिविटी से में, हम लोग पीछे हटते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पर कुलदीप जी राजनीति में हाँ और ना, इस बारे में कुछ सोचा नहीं सर, अभी कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि अभी तो पल पल का होता है, क्या करना है, इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, ये सोचा कि भाई मेरा जो कार्यकर्ता सहयोगी है उसी का डिसीजन होना है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी परिस्थिति में कोई डिसीजन ऐसा नहीं लेगा जो मेरे हित में ना हो।
तो अभी कुछ इस बारे में कुछ हमने अभी कुछ विचार नहीं किया है, और ना ही इस बारे में हमने कोई चर्चा की है। उनको ये विश्वास है कि पार्टी रावत जी आपको टिकट दे रही है, मुझे ये विश्वास है कि पार्टी मुझे टिकट दे रही है। उस स्तर पर हमने तैयारी भी की है, और उस स्तर पर मैनेजमेंट हमने जो हमारा तैयार बैठा हुआ आज कि ये टिकट मिलते हैं, नॉमिनेशन करना है, क्योंकि कल भी फ़ोन आया था, बोला बस ये तो मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर जनता ही आपसे ये कहती है, जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो ये कहते हैं कि कुलदीप रावत जी आपको टिकट नहीं मिला अगर, जी, तो आप फिर भी लड़िए, कुलदीप रावत का क्या जवाब हो? वो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे पे कोई पद नहीं आज डेट में, उस नाते वो मेरा डिसीजन नहीं होगा, और ना ही उसमें, लेकिन मेरे कार्यकर्ता का हो सकता है, लेकिन मेरा डिसीजन वो नहीं हो सकता है। पर एक ये भी है कि कार्यकर्ता साथ रहना, खड़ा रहना मेरी मजबूरी है, तो उसके लिए मैं पहले मैनेज करूँ कि ढंग से जो है हमारे लोग माने इस चीज़ के लिए वो हो, और यही कोशिश करें कि हम पार्टी के साथ बने रहे। भारतीय नहीं जनता माने तो क्या करेंगे कुलदीप रावत? अभी तो सब ऐसा सोचा नहीं कुछ, अभी नहीं, अगर जनता मानती नहीं है तो क्या करेंगे? अभी इस बारे में कोई हमारा बात नहीं हुई, ऐसे मीटिंग भी नहीं हुई है इस बारे में, कोई नहीं। अच्छा, एक चीज और है, चर्चा हुई नहीं है। एक चीज और है, चर्चा है कि कांग्रेस के पैनल में भी कुछ लोगों के नाम हैं, हो सकता है, क्या आप भी शामिल हैं उसमें? नहीं वो अलग चीज़ है, अभी वो नाम किसका पैनल में रखते हैं, कैसे किस ढंग से रखते हैं, वो उनकी और बात है। आपसे बात करने की कोशिश की कांग्रेस ने? बात करने की कोशिश की, इस बात को मैं सिरे से नकार दिया था शुरू में ही, भैया ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे अपने जीवन का एक सिद्धांत है ना, ये धोखा देना, ये करना, वो करना, ये मेरे बस का नहीं है। नहीं तो आज तक कांग्रेस का टिकट डिक्लेयर हो चुका होता अगर मैं हाँ करता, जो सच है। मीटिंग हुई, मैं साथ मना नहीं कर रहा हूँ, हमने उनको एक उचित जवाब दिया, भैया ये पॉसिबल है ही नहीं। कांग्रेसी नेताओं ने मीटिंग की है, दिल्ली के नेताओं ने मीटिंग की है? बड़े स्तर पे फ़ोन आए, अब ये चीज़ कॉमन है, में से सब कुछ नहीं, हुआ मैं है, इसलिए लेकिन नाम मैंने- नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। मैंने इस चीज़ को सिरे से नकार दिया था कि आप गलत समझ रहे हैं, आप गलत जगह हैं बात करना, क्योंकि मैं इस चीज़ में कोई, मेरे फिर जो मैनेजमेंट है उससे इन्होंने बात करने की कोशिश की है, मीटिंग में की है, बात हुई है, मुझ पे भी दबाव बनाने की कोशिश किया भी है, कर भी रहे हैं मेरे कार्यकर्ता, लेकिन ऐसा होगा नहीं सर, क्योंकि इस बार हम बात करेंगे। मैं तो ये कुछ भी हो तो मेरे खुशी से नहीं है, क्योंकि ठीक है कार्यकर्ताओं का मेरे साथ रहना अगर 10 साल तक एक बहुत बड़ी बात थी, तो उनका कहना ये था कि भाई रावत जी आपको एक बार हमारी बात माननी पड़ेगी। एक तस्वीर सामने आती है कुलदीप सिंह रावत की और ऐश्वर्या रावत की। उस तस्वीर के कई मायने निकाले जाते हैं अलग अलग तरीके से। मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जो मायने निकले हैं वो निकले हैं कि हम दोनों में से किसी एक को भी अगर टिकट मिल जाता है तो दूसरा जो व्यक्ति होगा वो मदद करेगा, क्या ऐसा है? वो तो स्वाभाविक, हमें टिकट किसी मिले तो मदद करनी पड़ेगी, वो तो सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि आज जो है अगर 7-8 दावेदार हैं तो एक को तो टिकट मिलना, बाकी लोगों को मदद ही करनी है। वो नेचुरल था कि भाई ये बात तो होनी थी, सबके साथ हुई हमारी, वो आशा दीदी के साथ भी हुई है, वो इनके साथ भी हुई है, कर्नल कोठारी जी के साथ हुई है, हर जगह बैठे हम। लेकिन इसी तस्वीर को किस ढंग से लोगों ने ऐसे लिया कि एक चाय पर हमारा छोटा सा 5 मिनट का एक जो बातचीत हुई है, वो चुनावी बात, कोई और बात हमारी नहीं हुई है, या ऐसे बात नहीं, हमें किसी और पार्टी में जाने बात नहीं हुई थी, हमें सिर्फ बीजेपी के अंदर रह के कैसे हमने काम करना है, किस ढंग से करना है, उसी बात हुई है। क्योंकि कंपटीटर मानते हैं हर कोई एक दूसरे को, ये जब आदमी उम्मीदवार होता है मुझे टिकट है, वो सारे जो है हम एक दूसरे कंप्यूटर थे, लेकिन हम लोग कभी इस बात को ढंग से नहीं लिया कि भाई ये है वो है। हम लोग तो सिर्फ एक उस हिसाब से लिया था इसको कि ठीक है भाई हम बैठ के इस बार चर्चा करते हैं कि यार आपको मिलता है, हम साथ हैं, हमको मिलता है, कोई किसी का विरोध ना करे, हम तो सीधे बात करते हैं आपस में, हमारा इस ढंग से विरोध पर आरोप प्रत्यारोप ना हो, इसी बात पर हमारी चर्चा हुई थी। हमारे छोटे बहन जैसे हो, मेरे आज से नहीं, हम तो बचपन से ही उनको हम दोनों बात करते रहते हैं, है ना, तो ऐसे कुछ नहीं था कि उस चीज़ को लोगों ने शायद चुनावी सीजन चल रहा है इसलिए इतना सीरियसली लिया इस फोटो को, या फिर समझने के कुछ लोगों को डर है। पर कुलदीप जी कहते हैं कि राजनीति पे जब चाय पे चर्चा होती है तो बड़ी गंभीर हो जाती है वो चर्चा, हमारे इतने गंभीर, और आपकी मुस्कुराहट भी कुछ वैसा ही इशारा कर रही नॉर्मल है। सी बात है सर, हमने तो इतनी बात है भाई, ठीक है आगे हमने किस ढंग से सीधी सी होते भाई कि अपने लोगों को कैसे कन्विंस पार्टी की तरफ करना है ना, या वो मुझसे यही जानकारी ली थी कि रावत जी आपको टिकट ना मिलने की कंडीशन में कितने लोग आपके साथ हैं, कितना आपके बाहर जाएंगे आपके लोग, या मैं उनसे वही बात पूछा कि मम्मी के जो ग्रुप था, कुछ कांग्रेस से आए थे, कुछ बीजेपी के, आप लोग कितने साथ जुड़े हुए हैं, तो उसी में हम चर्चा, कोई हमारे ऐसे पार्टी विरोधी चर्चा नहीं थी,
लेके चर्चा चल रही थी कि कैसा हमने ये सब मैनेज करना है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। उसको कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया, जैसे जितनी सोच थी इसकी उसने उस ढंग से उसको लिया, ऐसा कुछ उसको कोई विरोध 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा, स्पष्ट जवाब दीजिएगा। अगर ना दे पाए जी। तो आप मना भी कर सकते हैं। पहला, कुलदीप रावत को अगर बीजेपी से टिकट मिलता है तो कुलदीप रावत कितने मार्जिन से जीतेंगे? उम्मीद है मुझे 40,000 से ऊपर वोट ले जाऊंगा। कुलदीप रावत अगर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं कितने वोटों से जीतेंगे? इस बारे में कुछ सोचा नहीं सर। कुलदीप रावत को अगर कांग्रेस से टिकट मिलता है तो कितने वोटों से जीतेंगे? अभी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने तीनों सवाल में सिर्फ एक ही सवाल को लिया। जी। आगे की रणनीति क्या लगती है आपको अगर टिकट नहीं मिलता है तो? 27 की आगे की रणनीति यह है कि सामना तो मुझे विभीषण बनना है, क्योंकि आज मैं पार्टी के अंदर का सब कुछ जानता हूँ, तो मैं पार्टी के अंदर रहूँगा, ईमानदार से काम करूँ। कम से कम इस चुनाव में तो नहीं करूँगा कुछ ऐसा। हो सकता है 27 में अगर मेरे साथ ऐसा होता है, टिकट न दे, कोई डिसीजन नहीं, इस टाइम में, क्योंकि हम लोग, मेरी पहचान मेरी ईमानदारी के लिए है, और ये भी एक बेईमानी होगी कि इस टाइम में पार्टी को धोखा देके कुछ और सोचूं। सच है, क्योंकि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को विश्वास दिया है कि हम जो है इस चुनाव को जिता के लाएंगे। हम इस चुनाव में बीजेपी के साथ खड़े हैं, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, सब सिपाही हैं, और जो कुछ हम करेंगे तो हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दबाव लगता है कि अयोध्या चला गया हाथ से, चित्रकूट चला गया हाथ से, बद्रीनाथ चला गया हाथ से, केदारनाथ को लेकर दबाव लगता है? दबाव है भाई, प्रत्यक्ष वाले बात में चुनाव तो जीतना ही हमेशा हर जगह दबाव रहता है, चाहे ये भी ना हो स्थिति। सामान्य चुनाव तब भी दबाव लगता है, ये तो एक विशेष चुनाव हो गया है, क्योंकि बना दे कुछ लोगों ने विशेष चुनाव, इसको दबाव तो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। लोग कहते हैं कुलदीप रावत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं तो राजनीतिक हूँ भी नहीं सर, मैं तो सारा सा एक ये समाज सेवक हूँ। हाँ, ये बात दूसरे के यूथ आज मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरी बात को बहुत सीरियसली लेता है ना, और जो हम कहते हैं लोग जो है। ये कुलदीप जी इनडायरेक्टली धमकाना नहीं है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। धमकी तो हमने हाथ से कहीं दी नहीं सर, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, धमकी तो पॉलिटिकल लोग देते हैं। कई मैंने इंटरव्यू आपके देखे जिसमें आपने अक्सर इस बात का जिक्र किया कि मेरे साथ इतना यूथ है और इतना वो है, और मैं ये आज भी कह रहा हूँ वो कांग्रेस की तरफ ना पलट जाए। ये डर आज भी है मुझे। ये डर क्या, पार्टियां जो सर्वे कर रही हैं उनको भी है। आज कांग्रेस का डर क्या है कि कुलदीप रावत चुनाव लड़ता है तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। ये डर कांग्रेस, निर्दलीय अगर लड़ते हैं, निर्दलीय लड़ता है चाहे पार्टी से लड़ता है, तो वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि तब जो है जीतना नामुमकिन है। ये सच है। चाहे मुझे बीजेपी पार्टी टिकट दे या मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूँ, दोनों कंडीशन में जो नुकसान है कांग्रेस का है, वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये आंकड़ा आप पहले का देखिए कि 2017 में एकदम से कांग्रेस का वोट जो डाउनफॉल हुआ है, वो वोट मेरे पास आया। 2022 में फिर वही कंडीशन हुई है। अगर 2022 में चुनाव नहीं लड़ता कांग्रेस, तब जो है 23-24 हज़ार वोट पर रहती। तो ऐसा तो नहीं आप दिल्ली की तरह नहीं, उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने केजरीवाल। मैं एक सामान्य आदमी हूँ, एक समाज सेवक हूँ। मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाने के ध्येय से चुनाव नहीं लड़ा है। मेरे तो सिर्फ एक ही मकसद में चुनाव जीतूँ, और अपने जो है जो मेरा एक विजन है क्षेत्र के लिए, जो मेरा विकास के खाका बना रखा है, उस काम को मैं शुरू कर सकूँ। अपने युवा बेरोजगार भाइयों के लिए काम करूँ, अपने बेरोजगार बहनों के लिए काम करूँ। तो मैं उसी सोच के साथ जो है चुनाव लड़ता। मैं किसी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के ध्येय से कभी चुनाव नहीं लड़ा, और ना ही मैंने किसी पार्टी का विरोध कहीं किया है, और ना ही जो अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं कि ये तो मेरा कोई ऐसे किसी कोई साठ गांठ या संबंध, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम सीधा सामने बोलने वाले लोग हैं, हम लोग घुमा फिर के बात करने में नहीं आता है, सच है। तो ऐसा कुछ नहीं। कुलदीप जी, बेरोजगारी को लेकर अक्सर चर्चा आती है। अब चूंकि आप बहुत सारे नौजवानों को रोजगार देते हैं, क्या लगता है बेरोजगारी की समस्या को ज़्यादा बड़ी बात ना करी जाए, अगर आप ही के क्षेत्रीय आपके जिले की ही बात करी जाए, रुद्रप्रयाग की, क्या लगता है वो कभी कैसे दूर हो पाएगी? क्या रोड मैप लगता है आपको? जब उसके लिए हम हिमाचल की तर्ज पे हम लोग भी काम करें, हमारे यहाँ पे उद्योग फैक्ट्रियाँ लग सकती हैं। अगर ये आपको शायद ध्यान होगा सर कि बद्दी जो है हिमाचल हिस्सा है, और वहाँ पे जो है आज पूरे हमारा उत्तर भारत का जितना भी कोल्ड ड्रिंक सप्लाई होता है बद्दी से, प्लांट वहाँ लगे। वाटर प्लांट के भी सबसे पहले वहाँ एक से लेकर जितने में सब वहाँ से शुरू हुआ था बद्दी से। अब इन्होंने अपने जो सब प्लांट अलग अलग लगाए हैं। सीमेंट के जितने प्लांट लगे हुए हैं वो हिमाचल में, हमारा पूरा उत्तराखंड है, शायद उत्तर दिल्ली तक सीमेंट हिमाचल सप्लाई कर रहा है। आज जो है मेडिसिन प्लांट जितने भी हैं सब वहाँ लगे हुए हैं। तो हम लोग, हमारे नेता लोग इसमें ध्यान नहीं दे पा रहे। हमारे में सब कुछ तो है, संसाधन वहाँ पे क्या नहीं है, प्राकृतिक खनिज पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है, जड़ी बूटियाँ हमारे पास हैं,
जो एक रॉ मेटल हर उद्योग से हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हम उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना उस तरफ ध्यान देंगे तो बेरोजगार हमारे पास अपना खत्म हो जाएगी। उससे बड़ी बात हमारे पास तीर्थ स्थल है, पर्यटन स्थल इतना है हमारे पास कि उनका डेवलपमेंट किया जाए, उनमें सुविधाएं दी जाए, तो हमारा आदमी तो बेरोजगार रही ना। हमारा तो बाहर से लोग, यहाँ लोग हज़ारों लोग हम रोजगार दे सकते हैं, इतना रोजगार हम लोगों के पास है, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। भू कानून को लेके जो है आंदोलन चल रहे हैं या मूल निवास को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाधा है इस चीज़ को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है, अच्छा काम है, भू कानून में अच्छा काम है, वो होना चाहिए, लागू होना चाहिए। क्योंकि आज जो है गढ़वाल उससे कम से कम वहाँ के लोगों गढ़वाल की संस्कृति खत्म हो रही है, क्योंकि लोग जो है बेतरतीब बस रहे हैं और हमारी ज़मीनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी होना, बहुत ज़रूरी है लागू होना। वो इससे जो है एक डिसिप्लिन हमारे जो उसमें क्षेत्रों में आएगा, क्योंकि आज कहीं ऐसे घटनाएं हो रही हैं, वहाँ अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो हमारे कम से कम हमारी संस्कृति बची रहेगी। क्योंकि हम लोग है घुल मिल के, गढ़वाली आदमी इजी गोइंग आदमी होता है, वो जल्दी दूसरे से कन्विंस हो जाता है। जैसे हमारे बच्चे आज की थोड़ा मॉडर्न सोसाइटी को ज़्यादा पसंद करने लगे हैं, तो इस तरह की घटनाएं तो चिंतापूर्वक तो हैं ये। आने वाले भविष्य में हम लोग अपनी पहचान खो देंगे, उसके लिए हमारे अपने संस्कृति का जिंदा रखना बहुत जरूरी है। उस संस्कृति को जिंदा रखने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है। भू कानून के लिए क्या आपने कभी कोई पहल की है? एक टाइम पे हमने सहयोग किया है। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको बता दूं दोबारा, क्योंकि उत्तराखंड जब भी मैं किसी पॉलिटिकल लीडर से बात करता हूँ तो विशेष तौर पर मुझसे कहा जाता है कि आप किसी भी नेता से बात करें, चाहे वो बीजेपी के नेता हो या फिर वो कांग्रेस के नेता हो, आप उनसे हमारे भू कानून के मुद्दे पर और मूल निवास कानून के मुद्दे पर जरूर बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप पारदर्शी तरीके से बात हमारी जिम्मेदारी भी है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमारा कर्तव्य भी है। मूल निवास और भू कानून जब भी जरूरत पड़ी है, जब भी मेरा कोई संगठन आया है, हम भू कानून में बात कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मैं अगर यूटीकेडी से काफ़ी टाइम पर जुड़ा रहा हूँ, मैं पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन उनके कामों से जुड़ा रहा हूँ। जो संघर्ष हमारे उत्तराखंड के लोग कर रहे थे, मैं उसके लिए जुड़ा रहा हूँ। और भी एक दो बड़े संघर्ष हैं कि अगर मैं इस बार चुनाव जीतता हूँ तो ये हम सामने लाएंगे, उसकी तरफ इसका ध्यान है ही नहीं आज। उसके बाद हमारे स्टेट जो है ऊर्जा प्रदेश है, गरीब है तो वो रहेगा नहीं, एक शब्द हट जाएगा इससे, ऊर्जा प्रदेश लेकिन गरीब नहीं है। वो काम मैं करूँगा शुरुआत उसकी। देखिए, एक बार कमिश्नर पांगती जी ने, मैंने काफ़ी इस पर चर्चा की थी, आप जानते हैं कमिश्नर पांडे जी को, रिटायर हो गए। तो वो क्या था कि जब उत्तराखंड हमारा बना था तो एक लॉ के आधार पर जो है क्या उन्होंने ख़त्म किया उस टाइम वो करने के लिए कि हमारे स्टेट की जो संपत्ति है उस संपत्ति का पूर्ण इस्तेमाल करने के अधिकार हमारा है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। हम आज भी रॉयल्टी ले रहे हैं टिहरी डैम की, आप जानते हो चीज़ को, जबकि रॉयल्टी तो यूपी को और दिल्ली को लेनी चाहिए थी। हमारे बिजली के बिल आज जो है 7 रुपये 8 रुपये यूनिट और है, और दिल्ली जो है फ्री में बिजली फूक रहा है, जबकि वो हमें मिलना चाहिए था। हमने अपनी ज़मीन खोई है, हमने अपने जंगल खोए हैं, हमने अपना जो है पूरे गांव खोए इसके लिए, है ना। तो रॉयल्टी तो भी इन लोगों को लेना चाहिए था, हमें तो उस बिजली का कम से कम 80% हमें मिलना चाहिए था। पर कुलदीप जी 10 साल से तो सरकार केंद्र में भी आपकी है और प्रदेश में भी लगभग आपकी है। मैं तो मेरे अपने ये लड़ाई तो साहब अब शुरू जहाँ हम रखेंगे इस लड़ाई को अलग चीज़ थी। मैं तो कई बार है, हमने तो पांगती जी ने और मैंने कई बार इस बारे में मीटिंग की है, इस बारे चर्चा हुई है, लेकिन अभी कौन सुनता है। एक आम आदमी तो रिट कहाँ डाल सकता है, कौन एक्सेप्ट करता है उसको। लेकिन जिस दिन पता उसे रखेंगे, इस बात को रखेंगे, इसके लिए संघर्ष शुरू करेंगे। भाई ऊर्जा प्रदेश के लिए सब कुछ हम दे रहे हैं, ज़मीन हमारी जा रही है, जंगल हमारे जा रहे हैं, गांव हमारे उजड़ रहे हैं, है ना, अपना घर बार हमें छोड़ना पड़ रहा है, तो फिर रॉयल्टी का, हमें रॉयल्टी के हकदार क्या है? हम तो मालिक हैं उसके। भाई जब ये उत्तराखंड बना था तो कोई ये अलग देश का हिस्सा तो था नहीं, ये यूपी और उसके क्या एक छोटी सी है क्या उस टाइम पे यूपी में जो है फैक्ट्रियाँ चल रही थी, ये क्या हमने उसमें रॉयल्टी मांगेंगे? हमें तो उसी हिस्सा है ना, हम तो रॉयल्टी नहीं मांगेंगे कि भाई आप शुगर मिल के हमें रॉयल्टी दो, आप जो है और भी जो तुम्हारे पास उसको रॉयल्टी दो। फिर जब ये चीज़ उत्तराखंड में बनी तो खर्चा तो पूरे उसने किया ना, सेंटर ने किया है, स्टेट ने किया है, तो फिर हमें रॉयल्टी, हमें तो कीमत, हमें तो पूरा हक हमारा है ना, रॉयल्टी तो हम देंगे इनको कि भाई तुम्हारा पैसा लगा है इतना, तुम दो। इसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि गरीब स्टेट है, इसका तो एक ढंग से सौतले व्यवहार होता है ना। हम वो बड़े स्तर के काम भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम वो नहीं करेंगे, लेकिन आज तो उनको कोई समझेगा मैं आम आदमी हूँ, आज मैं इस स्तर को कि मेरी बात आज सुनेगा कौन। लेकिन जब हम अपना स्तर पहुँचे हम ये बात रखेंगे भाई ऐसे क्यों हो रहा है, हम उसके लिए संघर्ष कर लड़ाई करेंगे, उसके लिए अपने लोगों के हक के लिए हम लड़ाई करेंगे, उत्तराखंड के हक के लिए हम लड़ाई करेंगे उस टाइम। ऐसे नहीं कि हम खाली खोखली राजनीति कर रहे हैं
कि बस जी और सीसी मार लगा दे, खंडे बना दे, कच्ची रोड काट दे, वो स्तर मेरा नहीं है, ना ही वो स्तर विधायक का होता है। वो जिला पंचायत, हम बड़ी सोच के आए, हम सोच के आए कि हम हजारों लाखों लोगों को रोजगार दे सके उत्तराखंड में। हम सोच के आए कि उत्तराखंड की पूरी लड़ाई लड़े हम, है ना। और ये सोच के साथ आए कि आने वाले टाइम में उत्तराखंड में कोई काम हो तो सबसे प्राथमिकता उस उत्तराखंड के आदमी हो, यहाँ ठगदारी ना हो, यहाँ की बाहर से जो है ठेके पे जैसा आप समझ रहे इस टाइम पे, तो वो ढंग से ना हो, इस सिस्टम में ढंग से ही काम हो, उसीलिए हम यहाँ करने से। मैं आखिरी सवाल करूंगा एक आपसे, आपने पानी का जिक्र किया था अभी, पानी से रोजगार कैसे देने की बात कर पानी साहब है जो हमारा उत्तराखंड में यात्रा सीजन में आप सीधा लगाइए कि मई लगभग फर्स्ट वीक से शुरू होता है, फर्स्ट सेकेंड वीक से, और नवंबर तक अगर हम यात्रा का कैलकुलेशन करें, पिक पॉइंट जो होता है, टाइम जो होता है यात्रा का, उस टाइम पे पूरे उत्तराखंड में ऋषिकेश ऊपर लाएँ तो कम से कम कुछ नहीं तो 3 और 4 लाख यात्री यहाँ स्टे करता है। 24 घंटे का रिकॉर्ड है, 3-4 लाख, चाहे बद्रीनाथ, केदारनाथ और अन्य जगह, वो यात्री पर डे जो है 6 से 7 बोतल पानी यूज करता है 24 घंटे। अगर 4 लाख यात्री 6 बोतल पानी, 24 लाख लीटर पानी पर डे हमारा लग रहा है, पर डे लग रहा है। और उस पानी हम खरीद रहे हैं 20 रुपये लीटर। हमारा जो शॉप दुकान वाला जो सप्लाई उस पानी कर रहा है वो खरीद रहा है 14 रुपये लीटर उस पानी को। तो कभी सब आप खुद कैलकुलेशन लगा के देखें उस पानी का कि पर डे जो है कितने पानी खपत है। हमारा पर डे लगा लो कि हमारा महीने में लगभग यहाँ 60-70 करोड़ का पानी खपत होती है उस टाइम। तो वो पानी हम क्यों खरीद रहे बाहर से? वो पानी तो हमारे यहाँ पैकिंग हो सकता है, हमारे प्लांट यहाँ लग सकता है, और उससे तो हमारा हर बेरोजगार को रोजगार दे सकता है उस पानी से। और ऊपर से हमारे दुकानदारों पानी नहीं, हमारा अगर हमारा उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ लगी हुई है तो हमारे दुकानदारों पानी तो वो मेरे हिसाब से 8 रुपये 9 रुपये बोतल पड़ रहा है, वो भी 15 रुपये बोतल पड़े बेचा आगे, तो सबको सुविधा मिल रही है। मतलब उसमें बनाने वाले को भी फायदा, सबको है ना, बेचने वाले को भी फायदा और खरीदने वाले को भी फायदा, कभी आप खुद और यूथ को नौकरी। देखो राठौर साहब, कभी आप खुद कैलकुलेशन लगा देखना इसका कि हम उस सीजन का इस्तेमाल कभी कर नहीं पाते हैं। ऊपर से उसके कई बेनिफिट है, जो हमारे नीचे से सप्लाई जो ट्रक से सामान जाता है, हमारा ट्रक खाली करता है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमारा दोगुना पड़ता है, तो उससे हम बच जाएंगे, क्योंकि उस पानी को हम दिल्ली तक बेचते हैं। हिमालय के पानी को कौन खरीदेगा? जब गाजा पानी फिल्टर होगी, गाजा पानी गंदा पानी जो है फिल्टर होके जो है हमारे बोतल पैक होके हमारे यहाँ केदारनाथ तक बिक सकता है। फिर केदारनाथ का पानी तो वहाँ कौन नहीं खरीदेगा बताओ? वो तो नाम से पानी मिलेगा हमारा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, तो इसके बारे में कभी आपने सरकार से बात करनी? नहीं, मैंने सैम्पलिंग करवाया, वाटर सैम्पलिंग करवा के मैंने प्रोजेक्ट तैयार करना सब चीज़ किया था, है ना। कई आप जानते हैं कई प्रक्रियाएं होती है इसमें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं आम आदमी बन के नेशनल बन के काम करूँगा तो मेरा तो आधा बजट तो बन गया, उसे पास कराना खत्म हो जाएगा। हम तो एक सोच के साथ आए थे, वही मैं करना भी चाहता हूँ। रोजगार की बात में खोखली नहीं कर रहा हूँ, हम दे सकते हैं, सक्षम हैं लोगों को रोजगार देने में। हम तो लोगों का मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। अरे इसमें छोटी शुरुआत करेंगे, उसमें जो है हजारों लोग इस काम से जुड़ जाएंगे। और यही काम नहीं, हमारा पहाड़ में जो है आपको शायद बचपन पहाड़ में कटा होगा आपका राठौर जी, हम लोग कमेड़ो यूज कर सकते, कमेड़ो समझा साहब, खड़िया मिट्टी। उस खड़िया मिट्टी की वो की आज हमारे गढ़वाल माइंस है उसकी, इसका ध्यान उस पर है ही नहीं। आज हमारा आप यहाँ से ऋषिकेश निकलेंगे, जो अभी जो पत्थर निकला है, जो वो रॉ मेटेरियल से निकला, जो रेलवे सुरंग से निकला, पूरा सीमेंट का पत्थर है। यानी हमारी चट्टानें पूरे सीमेंट के पत्थर से बनी हुई, सीमेंट के पत्थर हमारे पूरे चट्टानों में। हमें तो प्लांट लगाते हैं, हम क्यों खरीद रहे हैं? हिमाचल से क्यों खरीद रहे हैं उसको? भाई छोटे प्लांट हमारे यहाँ लगते हैं सीमेंट के, लेकिन हम कर नहीं रहे। उन चीज़ों पर ध्यान दिलाना पड़ेगा ना, उन चीज़ों को करना पड़ेगा, वो बातें रखनी पड़ेगी। रोजगार की कमी नहीं है, हम लोग वो रोजगार को देख नहीं पा रहे। इसलिए अगर ऐसा है तो वाकई अगर इस सोच के साथ में कोई राजनीति में कदम रखता है और पब्लिक उसे सफलता देती, तो न केवल रोजगार बल्कि बाकी और ऐसी चीज़ें भी सामने आएंगी जो प्रदेश के लिए तो कम से कम अच्छी होंगी। कुलदीप सिंह रावत से हमने बात की, हालांकि मुझे शुरुआती दौर में ये लग रहा था कि पार्टी पॉलिटिक्स की वजह से शायद वो खुलकर बात ना करें, लेकिन उन्होंने पूरी खुल के बात की। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मूल निवास मुद्दे से अपने आप को भटकाया नहीं, सीधे तौर पे बात की, भू कानून को लेकर भी सीधे तौर पे बात की, और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों के मुद्दे को किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसको लेकर भी कैसे कैसे प्लान हो सकते हैं, उस पर भी काफ़ी चर्चा की। अब राजनीति की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति में उनका ये कहना है कि वो पार्टी से अलग तो नहीं जाना चाहते, लेकिन बीजेपी पर उन्हें पूरा भरोसा है
कि बीजेपी उनको टिकट देगी और कम से कम 40,000 के मार्जिन की बात वो कर रहे हैं कि 40,000 वोट के मार्जिन से वो ये सीट निकाल पाएंगे। आने वाले वक्त में क्या होगा उसका इंतजार हमें तो है ही, और हमसे ज़्यादा आपको और खुद कुलदीप सिंह रावत को है। लेकिन तब तक के लिए आपसे और हमारे बीच में एक तारतम्य बना रहे, उसके लिए हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे केदारनाथ की तमाम खबरों के साथ जो उपचुनाव से संबंधित हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।